हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हम अब अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि WSM, LSM। वो स्ट्रक्चर चाहे वो RCC हो, चाहे स्टील का स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई वुडन स्ट्रक्चर हो, लकड़ी का स्ट्रक्चर हो, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो उन्हीं मेथड्स को हम डिज़ाइन फ़िलोसफीज़ कहते हैं। ठीक है, तो RCC में डिज़ाइन फ़िलोसफीज़ मेनली 3 ही होते हैं, WSM, LSM और ULM। तो इनको हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। WSM मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM का फुल फॉर्म होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनमें कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो पहले ही मान लिए गए हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। हमने ये जो एजम्पशंस लिया है, हमने कंक्रीट में मान लिया है कि जो कंक्रीट है वो वर्किंग लोड पे काम करेगी। वर्किंग लोड को हिंदी में कार्यकारी भार बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लोड हम मानते हैं कि ये ऐसा लोड होगा कि जिस पे जो कंक्रीट है उस पर मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस तक ही उसमें स्ट्रेस जाए, इससे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, वो होता है वर्किंग लोड। और इसमें कंक्रीट के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मान लीजिए कि ना ही के बराबर, बहुत कम चांस होता है फेल होने के। उसका रीज़न मैं भी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग लोड के लिए। कंक्रीट एंड स्टील इलास्टिक विद इन इलास्टिक लिमिट। और कंक्रीट और स्टील जो है इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इलास्टिक होता है, जबकि हम लोगों ने अदर मेथड में LSM में डिस्कस किया था तो वहाँ पे इलास्टिक नहीं होती है, इलास्टोप्लास्टिक होती है। तो यहाँ पे कंक्रीट इलास्टिक होने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ पे कंक्रीट को मान लिया गया है कि एकदम ये लीनियर होगा और उसके बाद ये डायरेक्ट फेल हो जाएगा। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर WSM डिज़ाइन मेथड जो है उसमें बताया गया है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन जो है इसमें ये लीनियर एज्यूम किया गया है। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेन और वर्टिकल पे स्ट्रेस दिखाया गया है। और ये वेरिएशन इलास्टिक है और लीनियर है। इलास्टिक का मतलब आप लोगों को पहले से पता है, मतलब कहने का यह है कि अगर इस पर लोड डाला जाए तो डिफ्लेक्ट होगा, बट अगर लोड हटा लिया जाए तो फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। यही एक ये एजम्पशन बोल रहा है। ठीक है, और लीनियरली इसको देखेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर है। फिर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम किया गया है। जो कंक्रीट मटेरियल है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, जबकि जो स्टील का मटेरियल है उसमें रीइंफोर्सिंग बार के लिए यूज़ किया गया है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो CBC मीन्स क्या है, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 1/3 होगा, जो यहाँ पे पहले वाले फार्मूले में देख रहे हैं आप लोग। और स्टील के लिए क्या होगा, सिग्मा ST होगा FY/1.78। 1.78 यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किया गया है। FY क्या है, FY जो है यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता रखा हूँ कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 250 न्यूटन पर mm² होती है, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आप याद रखेंगे। एक टर्म और है इसमें, मॉडुलर रेशियो इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अदर मेथड्स हैं उनमें मॉडुलर रेशियो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें जो M डिनोट कर रहा है वो मॉडुलर रेशियो है, M = मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो क्या है मैं बता देता हूँ। मॉडुलर रेशियो जो है स्टील और कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका किसका, स्टील का, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का, दोनों के रेशियो को मॉडुलर रेशियो बोला जाता है, जिसका फार्मूला 280/3 सिग्मा CBC होता है। जो सिग्मा CBC जो है इस फार्मूले से यूज़ करके निकाल लेते हैं FCK/3 से। इतना आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो सेक्शन बनता है
वो ओवर इन्फोर्समेंट या फिर बैलेंस सेक्शन बनता है। ये याद रखने वाली बात है। अभी मैं बता देता हूँ ओवर इन्फोर्समेंट क्या है। मान लीजिए कंक्रीट का कोई सेक्शन है, ये कंक्रीट का सेक्शन है, ये डेप्थ है, ये विड्थ है, ये मान लेते हैं स्टील है। नॉमिनल डेप्थ को स्टील के सेंटर से दिखाते हैं, जबकि ओवरऑल डेप्थ जो होता है उसको कैपिटल डी से दिखाते हैं और बॉटम तक दिखाते हैं। तो इसमें ये लाइन क्या कह रही है, बैलेंस्ड और ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा। अगर बैलेंस या फिर ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो इसमें स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगी, जबकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ फुल्ली यूटिलाइज होगी। इसका रीज़न क्या है बता देता हूँ। ओवर इन्फोर्स का मतलब है कि उसमें स्टील बार ज़्यादा पड़ गई हैं। जब स्टील बार ज़्यादा पड़ गई हैं तो जाहिर सी बात है स्टील की जितनी स्ट्रेंथ यूज़ होनी थी उतनी यूज़ होकर भी स्ट्रेंथ कुछ बची हुई है जो और लोड झेलने के लिए एबल है वो। जबकि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट से कमज़ोर मानी जाएगी स्टील से, वो होता है ओवर इन्फोर्समेंट। तो यही कह रहा है अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन है या फिर बैलेंस सेक्शन है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ फुली यूटिलाइज हो जाएगी, मीन्स अपने वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएगी, बट स्टील का स्ट्रेंथ जो है फुली यूटिलाइज नहीं होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि लोड जितना पड़ना चाहिए उससे कम ही पड़ा है। ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अंडर इन्फोर्समेंट होता तो अंडर इन्फोर्स का केस मतलब ये है कि अंडर का मतलब ही होता है कम। तो अगर ये स्टील बार्स कम पड़ जाएं, जितनी की ज़रूरत है उससे कम पड़ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टील जो है फुल्ली स्ट्रेस्ड हो जाएगी या फिर फुल्ली उसकी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो जाएगी, जबकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में कभी स्टील की स्ट्रेंथ पूरी नहीं यूटिलाइज हो पा रही है, मतलब हमारे पास क्षमता तो है लेकिन हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वेस्ट जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है, जो लाइन लिखी हुई है ये वाली, उसका कहने का मतलब यही है कि इसमें मटेरियल का वेस्टेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं हो पाती है। क्रीप और श्रिंकेज को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। क्रीप और श्रिंकेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, इसमें माना जाता है WSM में कि क्रीप और श्रिंकेज नहीं होता है। और कंक्रीट और स्टील दोनों हुक्स के नियम को फॉलो करते हैं, हुक के नियम को फॉलो करते हैं, ये भी बात याद रखनी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये माना गया है कि वर्किंग लोड पे डिज़ाइन होगी, कंक्रीट और स्टील दोनों इलास्टिक लिमिट में रहेंगे और उनका वेरिएशन जो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में इलास्टिक और लीनियर होगा। ये लीनियर मतलब एक लाइन सीधी होगी, इसमें कोई कर्व नहीं बनेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78 रखते हैं। मॉडुलर रेशियो की वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC है, याद रखेंगे आप लोग। और मॉडुलर रेशियो का फार्मूला एक इधर भी है, ES/EC। मीन्स कभी कभी इस फार्मूले से हमको न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, कभी कभी इस फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसा हमारा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर दो अननोन मिल जाए तो। क्रीप श्रिंकेज निगलेक्ट किया गया है और कंक्रीट स्टील दोनों हुक के लॉ को फॉलो करते हैं। ये तो हमने एजम्पशंस पढ़ लिए कि क्या क्या माना गया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब देख लेते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कमियां क्या क्या हैं। सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग कंक्रीट को फुल्ली इलास्टिक मान लेते हैं, जबकि ऐसा कंक्रीट में नहीं है। कंक्रीट में फुल्ली इलास्टिक नहीं है तो उसमें प्लास्टिसिटी ज़रूर होती है, क्योंकि अगर फुल्ली इलास्टिक होती तो वो क्रीप वाला केस नहीं आता, लोड हटाने के बाद फिर से वापस आ जाता, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है इसकी, एक कमी है कि जो हम मान के चलते हैं एक्चुअल में उसमें कंक्रीट में होता ही नहीं है। तो कहीं न कहीं डिज़ाइन हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी लाइन क्या कह रही है, स्ट्रेस एज्यूम्ड लीनियर बट नॉट लीनियर इन रियल। ये भी सेम बात कह रहा है कि हम मान के तो चले हैं कि ये स्ट्रेस लीनियर है, जबकि हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। हम लोग क्या पढ़े थे कि स्ट्रेस ऐसे वेरी करेगी, मीन्स थोड़ी देर लीनियर रहेगी फिर उसके बाद ऐसे कर्व बनेगी। कंक्रीट में हम लोगों ने लिमिट स्टेट में ये पढ़ा था, एक्चुअल में ये होता है जो हमारी कोड बुक कहती है IS 456-2000। IS 456-2000 यही कहता है कि कुछ समय तक लीनियरली वेरी करेगा, उसके बाद से ये
ओब्लॉन्ग वेरी करेगा। ओब्लॉन्ग का मतलब ये होता है कि ये कंक्रीट जो है थोड़ी सी चपटी होगी, थोड़ी सी अंडाकार होगी, एकदम पैराबोलिक भी नहीं होगी, ये चीज़ है। जबकि हम लोग डिज़ाइन के लिए एक एजम्पशन लेकर चलते हैं, ये वाला बना लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसी कुछ होती है। ठीक है, ये वाली एक्चुअल फिगर है। तो जो हम डिज़ाइन फिलॉसफी WSM मेथड में हम मान के चलते हैं, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो इसकी कमियां देख लेते हैं। कंक्रीट और श्रिंकेज नेग्लिजिबल हो, कंक्रीट में क्रीप और श्रिंकेज नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि श्रिंकेज और क्रीप नहीं होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। श्रिंकेज और क्रीप जरूर होता है, तो ये भी एक कमी थी इस मेथड में। और एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें लार्ज साइज़ या फिर कंक्रीट के साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, जबकि हम लोग दूसरे मेथड से इस्तेमाल करके अगर कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं तो वो उतनी बड़ी साइज़ की नहीं बनती है, जबकि WSM में बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की कंक्रीट बन जाती है। तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब साइज़ बड़ी है तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये भी एक समस्या थी कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती थी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते थे, लोड ज़्यादा हो जाती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि इसमें स्ट्रेंथ जो है फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता है स्टील की। तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि हमने स्टील इतना ज़्यादा डाल दिया है, तो ये भी एक कहीं न कहीं खर्चे वाली बात हो गई कि ज़्यादा स्टील डाला, ज़्यादा खर्चा हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन ये है, इसमें लोड की सर्टेनिटी नहीं होती है। लोड की सर्टेनिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए साइमल्टेनियस लोड लग रहा है, एक साथ कई टाइप का लोड लग रहा है, जैसे कि डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड। इन सारे लोड में से कोई कॉम्बिनेशन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है डेड लोड के साथ साथ में विंड लोड भी चलने लगता है, फिर लाइव लोड भी आ गया। तो इन सब का एक प्रॉपर सर्टेनिटी नहीं है कि किस लोड पे फेल होगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इसकी कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग से नहीं लेकर चलें लोड ऑफ कॉम्बिनेशन। जबकि LSM में हम लोग कॉम्बिनेशन मान के चलते थे, अभी उसको आगे हम पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इसमें फेलियर के कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि कौन सा लोड कितना एक्ट करेगा तो क्या फेलियर कंडीशन आएगी। दूसरा मेथड जो है डिज़ाइन का वो है अल्टीमेट लोड मेथड। तो अल्टीमेट लोड मेथड में वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम उतना ही लोड मान रहे थे जितने से यील्डिंग मैक्सिमम यील्डिंग तक स्ट्रेस जाए, उससे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। मीन्स बहुत ही सेफ लेकर चल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हम कंक्रीट को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इसमें WSM में। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि अगर कंक्रीट की क्षमता है 100 किलो न्यूटन भार को झेलने की, तो हम 100 किलो न्यूटन से बहुत ही कम 60-70 का लोड मान के चलते थे कि झेल पाएगी, तो वही कंक्रीट का वेस्टेज होता था। जबकि ULM में क्या है, ULM नाम से ही पता चल रहा है कि अल्टीमेट लोड मेथड है। अल्टीमेट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चरम। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चरम भार विधि हिंदी में, चरम भार विधि। तो चरम भार विधि का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसमें कंक्रीट में हम इतना लोड लगा देते हैं कि वो एकदम फेल होने के कगार पे आ जाए, फेल ना हो लेकिन फेल होने के कगार पे आ जाए, वो चरम भार विधि में होता है। मीन्स कहने का है कि इसमें कंक्रीट की जितनी क्षमता होती है, स्टील की जितनी क्षमता होती है, हम उतनी लोड लगा देते हैं, बस फेल ना हो पाए, कंक्रीट बच भी जाए और लोड भी खूब ज़्यादा लगा दें। ये इसमें ULM में माना गया है। तो डिज़ाइन लोड जो होता था उसी को वही फेलियर लोड के बराबर होता है, इसमें ULM में माना गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, डिज़ाइन लोड फेलियर लोड के बराबर होगा। और अल्टीमेट लोड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो जो अप्लाइड लोड होता है उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अल्टीमेट लोड बन जाएगा। ये भी याद करने वाली बात है, याद कर लेंगे आप लोग, याद करने वाली सारी चीज़ है इसमें। अल्टीमेट लोड अप्लाइड लोड इनटू लोड फैक्टर।
लोड यहीं से लोड फैक्टर का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो भी निकल जाएगा कि लोड फैक्टर इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन अप्लाइड लोड, वहीं से आ जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेट लोड अगर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड सारे दिए हों तो सबका अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के या फिर लोड फैक्टर लगा के हम एक फॉर्मूला से पूरा टोटल अल्टीमेट लोड निकालते हैं। डेड लोड के लिए 1.5 लोड फैक्टर, लाइव लोड के लिए 2.2 और विंड लोड के लिए 0.5। एक बार हम और बोल देते हैं, 1.5 जो होता है लोड फैक्टर डेड लोड के लिए होता है, 2.2 जो होता है लाइव लोड के लिए, 0.5 विंड लोड के लिए होता है। और इसमें स्ट्रेन जो होता है ULM अल्टीमेट लोड मेथड में इस मैक्सिमम स्ट्रेन 0.004 आता है और ये 0.0025 से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो 0.0025 से 0.004 तक ही इसमें स्ट्रेन होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0.0025 से कम भी नहीं होता है लगभग। इसमें ख़ास बात यह है कि जब हम स्ट्रेंथ पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हम डिज़ाइन लोड फेलियर लोड के बराबर रख लेते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूरा स्टील और कंक्रीट दोनों का लोड अच्छे से पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी लोडिंग लगा देते हैं हम स्ट्रेंथ के बराबर। और इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन जो होता है फुल्ली पैराबोलिक होता है, ऐसे होता है कंक्रीट में पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन। सिग्मा CBC मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये होगा कितना 0.68 FCK होता है। जीरो 0.68 FCK होता है और सिग्मा ST फुल एज पर ग्रेड सिग्मा ST वही होता है। मीन्स कहने का ये है कि लोड फैक्टर इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 0.68 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ कंक्रीट के लिए, जबकि स्टील में जितनी ग्रेड होती है उतनी ही ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि Fe250 की कंक्रीट है स्टील है, तो Fe250 की स्टील में जो उसकी लोड होगी 250 न्यूटन पर mm² होगी। लेकिन जबकि कंक्रीट में ऐसा नहीं है, कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू जो है 0.68 टाइम से मल्टीप्लाई करके लाया गया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में। इसमें भी एक असम्पशन लाया गया है कि इसमें भी कोई क्रीप नहीं होगी, कोई श्रिंकेज नहीं होगी। क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटे बनते हैं और इस वजह से इनके डिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लेते हैं बीम है, ये सपोर्ट है इसके, अगर हमने लोडिंग लगा दी है तो जितना ही ये पतली मेंबर होगी उतना ही ज़्यादा झुकेगी इधर। तो इसी झुकाव के वैल्यू को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। मीन्स वो कितना नीचे आ रहा है उसकी मेजरमेंट जो होती है वो डिफ्लेक्शन होती है। अपनी पोजीशन से जितना डिफ्लेक्ट हो जाए वही डिफ्लेक्शन है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो जाता है। इस वजह से स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा होता है, साइज़ काफ़ी छोटा होता है, मटेरियल कम लगता है, इसलिए इकोनॉमिकल है। इसमें खर्च बहुत कम आता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। कमियां यही है कि फेलियर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अल्टीमेट फेलियर लोड पे हम डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल आएगी। जैसे हम लोग WSM में क्या देख रहे थे, WSM में देख रहे थे कि जितना उसका फेलियर लोड है उससे बहुत कम लोड लगा रहे थे, मीन्स वर्किंग लोड पर डिज़ाइन किए थे, और इसको हम लोग अल्टीमेट लोड पर डिज़ाइन कर लिए। तो अल्टीमेट लोड पर डिज़ाइन करेंगे तो होगा क्या कि जितनी कैपेसिटी थी हमने उतनी पूरी लोड लगा दिया, तो थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी आई, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कोई लोड लगा तो बिल्डिंग के कोलैप्स होने की चांस बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो कहीं न कहीं इसकी भी एक बहुत बड़ी कमी है ये, इस वजह से इसको अच्छा नहीं माना गया। तो ऊपर वाला WSM और हमने WSM के बाद USM पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद LSM है, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड दोनों से अच्छा माना जाता है। उसका रीज़न ये है
कि ना तो ये स्ट्रेंथ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है, ना ही स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ULM और WSM दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी सेक्शन बनती है और ना ही बहुत छोटी सेक्शन बनती है, दोनों का लगभग एक एवरेज टाइप का होता है। और हम इसमें पहले से ही जो स्ट्रेन है वो लिमिट लगा देते हैं कि हमारी स्ट्रेन 0.002 तक लिमिट रहेगी, मीन्स इससे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आ सकती, ऐसा हम मान लेते हैं। और इसी स्ट्रेन को बेस मान करके आगे हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसीलिए इसका नाम लिमिट स्टेट मेथड बोला गया है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ही हम लिमिट कर देते हैं इसका, तो फेल होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो ये पहली लाइन आप लोग देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट लोड थ्योरी एंड इलास्टिक थ्योरी। जो हम लोग WSM पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं एक इलास्टिक थ्योरी है, अभी ULM दूसरा नंबर पढ़े थे। इसमें कुछ लिमिट स्टेट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ऐसे होता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पहला नंबर और दूसरा नंबर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी में पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है। कोलैप्स का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं वो एकदम टूट जाए, गिर जाए, ख़राब हो जाए, किसी काम का ना बचे, उसको बोलते हैं कोलैप्स। और सर्विसिबिलिटी का मतलब ये है कि वो सर्विस दे रहा है अच्छे से कि नहीं दे रहा है, जिस पर्पज़ के लिए हम बनाए हैं वो पर्पज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही हैं, ये सब सर्विसिबिलिटी में आएगा। इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिरता नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता है, बट ये है कि जितने पर्पज़ के लिए बनाया था उतने पर्पज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सर्विसिबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या आता है, कोलैप्स इन बेंडिंग, कोलैप्स इन टेंशन, कोलैप्स इन कंप्रेशन, कोलैप्स इन शियर, कोलैप्स इन टॉर्सन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोलैप्स इन बेंडिंग मतलब बेंडिंग में फेल होना, टेंशन में फेल होना, कंप्रेशन में फेल होना, शियर में फेल होना, टॉर्सन में फेल होना। शियर को हिंदी में कर्तन बोलते हैं। और सर्विसिबिलिटी में क्या है, दो चीज़ें हैं सिर्फ, सर्विसिबिलिटी इन क्रैकिंग, सर्विसिबिलिटी इन डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने बीम बनाया था यहाँ, ये बीम, अगर इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, गिरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए बनाया था उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो दिक्कत है। तो इन्हीं सबको हम लिमिट लगा के चलते हैं, क्रैकिंग की लिमिट, डिफ्लेक्शन की लिमिट और स्ट्रेन की लिमिट, ये सब लगा के चलते हैं। और इसमें आउटर मोस्ट जो कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन का मतलब पता होगा आपको। मान लीजिए हमने अगर कंक्रीट में लोड लगाया, पहले ऐसे कोई मेंबर था, मान लेते हैं बीम था ये ऐसे, इसमें हमने कोई लोड लगाया तो ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा बनने के बाद नीचे वाले पोर्शन में टेंशन जनरेट हो जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यही बोल रहा है कि जो ये मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ना ही कंप्रेशन जनरेट है ना ही टेंशन, ये बैलेंस है एकदम। इसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। तो आउटर मोस्ट जो कंप्रेशन जोन है वहाँ पे स्ट्रेन मैक्सिमम 0.0035 आ सकती है, आउटर मोस्ट में, ये ध्यान रखना है, सिर्फ आउटर मोस्ट में आ सकती है, बीच में 0.0035 कहीं नहीं आएगी। और इसमें सिग्मा CBC जो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे कि 0.68 FCK था और WSM में था FCK/3, लेकिन यहाँ पे 0.446 FCK या फिर 0.45 FCK है। हम लोग डेरिवेशन करके देख भी लिए थे RCC के दूसरे लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे हैं वो RCC का दूसरा लेक्चर देख लेंगे, हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, सिग्मा ST 0.87, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था RCC के दूसरे लेक्चर में, ये भी पढ़ लिया था।
डिज़ाइन लोड जो है उसी को हम लोग फैक्टर्ड लोड बोलते हैं। डिज़ाइन लोड को ही फैक्टर लोड बोलते हैं। और ये कितना होता है? 1.5 टाइम्स इनकमिंग लोड। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जितनी इनकमिंग लोड है या फिर जितना लोड लगने वाली है उससे 1.5 गुना मान के चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम सेफ रहना चाहते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम जो लोड लगने वाला है अगर उसको हम पहले से ज़्यादा मान लें तो आगे चल के आने वाले टाइम में अगर ज़्यादा लोड आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम डिज़ाइन लोड को पहले ही फैक्टर्ड लोड मान लेते हैं। और फैक्टर्ड लोड का मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही 1.5 इंटू इनकमिंग लोड या फिर जो लोड लगने वाला है। कंक्रीट बिफोर फेलिंग चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक। इसमें एक्चुअल बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। उन दोनों मेथड में क्या था, यूएसएम में था, नहीं यूएलएम में जो था उसमें भी ऐसा नहीं था कि पूरी दोनों बनेगी और उसमें भी नहीं था। बट इसमें क्या है, यूएलएम में बताया गया था कि पैराबोलिक है स्ट्रक्चर जो मैंने ये बनाया था, और डब्ल्यूएसएम में हमने बताया था कि वो एकदम लीनियर बनेगा। जबकि ये दोनों एक्चुअल नहीं है, असली में दोनों है नहीं, ऐसे होता नहीं है कंक्रीट में। कंक्रीट में जो होता है वो इधर लिखा गया है, इसमें यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, कंक्रीट बिफोर फेलिंग चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट पहले तो इलास्टिक होती है, कुछ रेंज तक इलास्टिक होती है। कंक्रीट कुछ रेंज तक इलास्टिक होती है, कहने का मतलब ये है कि वो लीनियर होती है, फिर उसके बाद प्लास्टिक हो जाती है, ऐसे ये बता रहा है। जबकि ऐसा उन दोनों में नहीं था। हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है कम्प्लीटली, क्योंकि हुक्स लॉ कुछ ही लिमिट तक फॉलो होता है, जो इलास्टिक लिमिट तक है, यहाँ तक, यहाँ से ओ से ए तक ही हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके आगे का फॉलो हुक्स लॉ नहीं होता है। स्ट्रेंथ जो है, स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो फुली यूटिलाइज होती है, ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है। जबकि उसमें डब्ल्यूएसएम में ओवर इन्फोर्समेंट में स्टील यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी, इसमें पूरी की पूरी स्टील यूटिलाइज हो जा रही है। या फिर ओवर इन्फोर्स सेक्शन जो है, हमें कह लेते हैं कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन इसमें परमिसिबल नहीं होता है, फिर प्रेफरेबल नहीं होता है। लिमिट स्टेट मेथड में ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन डिज़ाइन नहीं करते हैं, जबकि डब्ल्यूएसएम में ओवर इन्फोर्स सेक्शन या फिर बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बैलेंस सेक्शन या अंडर इन्फोर्स सेक्शन ही डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ ओवर इन्फोर्स सेक्शन नहीं डिज़ाइन करेंगे एलएसएम में, क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अंडर इन्फोर्स्ड रहेगा, यानी कि स्टील की मात्रा कुछ कम रखेंगे, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा और इस पूरे पर्पज़ को फॉलो करेगा। डिज़ाइन सेक्शन साइज़ मीडियम होगा। मीडियम क्यों होगा? क्योंकि ना ही हम बहुत कम स्ट्रेंथ मान के चलते हैं कंक्रीट की, और ना ही बहुत ज़्यादा, जैसे कि यूएलएम में था बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मान लिए थे, बहुत ज़्यादा लोडिंग भी लगा रहे थे। और डब्ल्यूएसएम में क्या था, हम लोड भी कम लगा रहे थे, स्ट्रेंथ भी कम मान रहे थे। लेकिन इसमें इन दोनों का बीच का मैटर है कुछ, तो इसीलिए इसकी साइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, ना बहुत ज़्यादा कम बनती है। इसलिए ये ना तो बहुत महंगी पड़ती है और ना ही बहुत सस्ती पड़ती है। तो एक एवरेज है और काफ़ी फेवरेबल है ये। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आता है स्टील में, वो इतना आता है, आप लोग देख लीजिए, 0.875 ES प्लस 0.002 FY जो है ये स्टील की स्ट्रेंथ है, और ES जो है मॉडल ऑफ सॉफ्ट इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की यंग प्रत्यास्थता गुणांक ES है, और FY जो है कंक्रीट का नहीं, स्टील का वो है, स्ट्रेंथ है। ठीक है,
और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, कुछ हद तक जो होता है पैराबोलिक होता है, उसके बाद ऑब्लॉन्ग हो जाता है। कुछ हद तक पैराबोलिक होता है, उसके बाद ऑब्लॉन्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ हद तक पैराबोलिक, फिर ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग का मतलब यही है कि अंडाकार थोड़ा चपटा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना कितना होता है, अगर क्वासी पैराबोलिक है तो 0 से 0.002 तक होगा, और ऑब्लॉन्ग है तो 0.002 से 0.005 तक होगा। इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है WSM में स्टील और कंक्रीट के लिए कितने लिया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट किसमें, WSM में कितना लिया जाता है, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है।